नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध की। अमेरिका ने डेडलाइन जो दी थी उसके ठीक पहले ट्रंप का एक बयान आया। उनका कहना है कि एक सभ्यता नष्ट हो जाएगी, नहीं चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार और अहंकार का खात्मा करना जरूरी है या खात्मा होगा। ये बात ईरान को लेकर के ट्रंप के उस बयान की है जिसमें उन्होंने एक डेडलाइन तय की थी कि इस डेडलाइन में अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो ये करना पड़ेगा। अब वो संभावित हमले केमिकल अटैक भी हो सकते हैं और जो भी उस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे। इसी बीच खार द्वीप पर भी हमले की बात आई है सामने। ईरान के नेटवर्क पे भी इसराइल ने अटैक किया है। हालांकि ईरान ने पहले कह दिया था अपने लोगों से कि रेलवे की पटरियां और उनसे दूर रहें, स्टेशन से दूर रहें। खैर चलिए, युद्ध तो युद्ध है। एक तरफ वार्ता का मसौदा भी बीच बीच में आता है तो दुनिया को लगता है कि शायद किसी भी माध्यम से हो, लेकिन चलिए सुलह होनी चाहिए और युद्ध खत्म हो। लेकिन संभावनाएं जिस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, कहा जा रहा है कि यूएस ने अपने युद्ध पोत के साथ में असला, कमांडोज और जो भी टैंक्स वगैरह सारे रवाना किए हैं। इससे लगता है कि पैदल अटैक की भी अब अमेरिका की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि इसराइल पीछे हट रहा था। अब ट्रंप शायद हो सकता है, लेकिन अब तक के जो स्टेटमेंट्स आए हैं ट्रंप के, उन बयानों को लेकर के कई तरह की बातें भी सामने आती हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो प्रेशर तो है। अब या तो युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पे लेके जाना चाहते हैं या फिर इस पोजीशन में क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। दुनिया की निगाहें टिकी इसी बात में है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। क्या वाकई ये कदम जो उठाने जा रहे हैं घातक होगा। तो अब तक की जो सिचुएशन बनी और वर्तमान में जो पोजीशन है उसको लेकर के हमारे विशेषज्ञ, हमारे पैनलिस्ट साथ में हैं। गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। एसपीएस कटेवा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। चंद्रमौली साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं सर आपके पास में आना चाहूंगा। गुप्ता सर, क्या लगता है कि ट्रंप ने पहले भी कई बार बयान दिए, इससे पहले भी कहा कि ईरान को अंकल कहने में शर्म आ रही है, पता नहीं क्या क्या, युद्ध के बीच उनको अपेक्षा है कि ईरान मुझे अंकल कहे तो मैं माफ कर दूंगा। अभी क्या लगता है आपको कि जो डेडलाइन दी है अटैक से, और वहां की ईरान कितना उसके लिए तैयार होगा, या फिर जैसे उनका भी काउंटर बयान आ रहे हैं अटैक्स के बयान, तो अपने जगह पे मिसाइल का जवाब मिसाइल से, ड्रोन का ड्रोन से, फाइटर का फाइटर से जो दिया जा रहा है। लेकिन अब जो कह रहे हैं ट्रंप कि बस अब ये आखिरी अंजाम है और ईरान को भुगतने के लिए अब तैयार रहना चाहिए। नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को भी। देखिए, आप बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं योगेंद्र जी, लेकिन इसको जरा अपन पूरा बैकग्राउंड से देखा जाए। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप इस टेन्योर में प्रेसिडेंट बने हैं, तब से जी उन्होंने हमेशा ये राग अल्पा है कि ईरान को पहले से ही कंट्रोल कर लेना चाहिए था। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा नहीं किया, और इसकी वजह से ईरान जो है बड़ी मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, और इनको जो अब उनके प्रॉक्सीज है उनको बढ़ा रहा है, इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे रहा है। ये चीजें ये काफी टाइम से बोल रहे हैं। पुराने टाइम में भी उन्होंने ओबामा का जो था वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया था। तो उनका ईरान के अगेंस्ट में एक ऐसा मन बन चुका है काफी टाइम से कि ईरान एक घातक देश है, और अगर इसको स्वतंत्रता दे दी जाए कुछ समय के लिए और, तो ये परमाणु हथियार भी बना लेगा और ये अपने प्रोक्सीज को आगे बढ़ाएगा, पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। इससे उसका एनर्जी रिसोर्सेज पे करीब 20-25% कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि गल्फ स्टेट तो वैसे ही उसके डर में रहते हैं हमेशा। तो उनको उस चीज को मानना पड़ेगा, यही एक बड़ा देश है उस रीजन में। बाकी सब देश जो हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में पड़ जाएंगे, और उसके बाद ईरान को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये अब एक्शन ये ले रहा हूँ, इसको सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ाना देना चाहता। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कई तरह के राग अलापते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को लेके इस चीज को बोलते हैं,
और इसीलिए उन्होंने ये कोशिश की कि अगर नेगोशिएशन से मामला निपट जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो अपनी मिलिट्री माइट, आप जानते हैं मिलिट्री माइट उनकी और इजराइल की काफी भयंकर है, और उसके सामने ईरान नहीं टिक सकता, तो वो अपनी मिलिट्री माइट का यूज करेंगे और ईरान को अपने कदमों पे, अपने घुटनों पे लेके आएंगे। तो ये एक सिचुएशन एक तरफ हो गई। दूसरी तरफ ये है कि ये जो आईआरजीसी जो है, ये एक बेसिकली बड़ी रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका कंट्रोल ईरान में रहा है। उसने अपने ह्यूमन राइट्स का ब्लैटेंटली वायोलेशन किया है, औरतों के ऊपर रिप्रेशन किया है, जो उनके सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, जिनमें कम से कम मिनिमम फ्रीडम लोगों को जो दी जानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दी गई है। तो वो भी एक इंटरनल प्रोसेस इनका चल रहा था, और ईरान चाह रहा था कि किसी भी तरह से उनका जो रूप है शिया इस्लाम का, वो पूरे के पूरे गल्फ रीजन में बढ़ा दिया जाए, और सऊदी अरेबिया पे भी कंट्रोल कर लिया जाए, और आगे जितने भी देश हैं उनकी पूरे रिसोर्सेज और उनकी टेरिटरी के ऊपर उनका कब्जा हो जाए। तो ये इनका आईआरजीसी का एक टारगेट रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इनके जो ट्रम्प के जो शब्द हैं उनको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनका मेरे ख्याल से पूरा का पूरा इंटेंशन है, मैं अपने पिछली डिबेट में मैंने कहा था कि जी। वो कारपेट बॉम्बिंग करेंगे पूरा का पूरा, जहां तक हो सके वो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को और डैमेज करेंगे, उनके जो मिसाइल के जो साइट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, उनको डैमेज करना चाहेंगे। हो सकता है कि वो आर्म फोर्सेस वहां पे नहीं भेजें, लेकिन जो बॉम्बिंग होगी वो इतनी हैवी होगी कि ईरान जो है वो काफी क्रिपल हो जाएगा। अभी मेरे को न्यूज मिल रही है कि ऑलरेडी ईरान की टॉप लीडरशिप में आपस में झगड़े चल रहे हैं। कुछ लीडरशिप चाह रहे हैं कि नेगोशिएट करके खत्म किया जाए, और कुछ लीडर्स नहीं चाहते हैं ऐसा। तो लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि होगा, क्योंकि अभी यूएस ने ऑलरेडी एक्शन शुरू कर दिया है। अभी आपने कहा कि खार्ग आइलैंड के ऊपर करीब 50 टारगेट्स के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही हमले किए हैं। आपने देखी होंगी तरह तरह की धुआं वहां से बहुत बड़ी भयंकर वो निकल रही हैं। और उन्होंने आगे जो है धमकियां जो दी हैं, वो उन धमकियों को हमको पूरी तरह सीरियसली लेके ही चलना चाहिए। वो गलत कर रहे हैं सही नहीं कर रहे इसके ऊपर मैं जजमेंट नहीं देना चाहता, ये जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपना निर्णय है, उन्होंने क्या किया है क्यों किया है। लेकिन उनकी धमकियों को आपको पूरी तरह से सीरियसली लेना पड़ेगा, और वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। और मेरे को लग रहा है कि ईरान का जो है वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सब्सटेंशियल डैमेज हो जाएगा अगर ये एग्रीमेंट आज रात को नहीं होता है तो ये बिल्कुल। सिचुएशन बनी हुई है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ईरान भी हमले करेगा। ईरान करेगा जो पावर प्लांट्स हैं, जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, जो गैस प्लांट्स हैं, जो गल्फ स्टेट्स के, क्योंकि वो अमेरिका के ऊपर तो कर नहीं सकता, तो वो इजराइल पे लिमिटेड वे में करेगा, बाकी गल्फ स्टेट्स के ऊपर करेगा। तो वहां भी कत्लेआम होगा और खून खराबा होगा, और सिविलियन लाइव्स का नुकसान होगा। तो सिविलियन लाइव्स का दोनों तरफ नुकसान होगा, जिंदगी डिस्टर्ब होगी, एनर्जी रिसोर्सेज को और नुकसान होगा। स्कैर्सिटी बिल्कुल। होगी और पैसे बढ़ेंगे। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और इनकी जो जो ट्रम्प की जो धमकियां हैं वो सस्ते में हमें नहीं लेनी चाहिए, मेरा यही मानना बिल्कुल। है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ कह रहे हैं और बात सही है। क्योंकि काफी टाइम से ये बात कह रहे हैं, जब ये प्रेसिडेंट बने उसके कुछ समय बाद ही जैसे कह रहे हैं कि एक एग्रीमेंट को भी उन्होंने खारिज कर दिया, और उसके बाद में ट्रम्प और क्लिंटन को उन्होंने ब्लेम किया कि ये लोग समय रहते नहीं, कि उनका एजेंडा साफ है कि जैसे जॉर्ज बुश थे उसी तरह से, कि एनर्जी रिसोर्सेज हैं गल्फ के, उन पे पूरी तरह से, खासकर जैसे पहले इराक और अब ईरान पे ये कब्जा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्यूल के बिना दुनिया चल नहीं सकती। वही एक सबसे बड़ा एजेंडा अमेरिका का रहा है। अगर हिडन एजेंडे की अगर कोई एक लाइन में बात करना चाहे तो, जिससे छिपा हुआ भी नहीं है, लेकिन अपने अपने आर्ग्यू जो हैं वो जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अटैक क्यों किया ईरान पे, क्योंकि अमेरिकन भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट है जिसे कांग्रेस कहते हैं, वो भी सवाल पूछ रही है कि भाई अटैक का मकसद क्या था, हमने क्यों वहां पे टांग फंसाई। खैर चलिए, कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा मैं।
एक्सट्रीम पोजीशन की बात कही जा रही है। खार द्वीप पर अटैक जो किया है कई टारगेट्स में, हालांकि वहां पे कोई रिफाइनरी वगैरह नहीं है, वो केवल एक भंडार है वहां पे, और 8,000 की आबादी का एक आइलैंड है, उस पर भी अटैक किया है। काउंटर अटैक जो किए जाएंगे, अभी इसराइल तो चलिए है ही, चल रहा है ईरान के साथ में, अभी जैसे गुप्ता सर भी कह रहे थे। अब आपको लगता है कि प्रेशर दोनों ही तरफ से बनाने के लिए अब खाड़ी देश जो हैं वो अब ईरान के ज्यादा टारगेट्स में होंगे? देखिए योगेंद्र जी, जैसा अभी गुप्ता साहब ने बताया है कि अगर पूरा का पूरा उन्होंने जो ट्रंप ने धमकी दी है उसे एग्जीक्यूट करता हो तो पूरे अरब कंट्रीज को छोड़े पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और नुकसान को उन्होंने पिछले 3-4 मिनट में बताया है, उस तरह का डिजास्टर होगा और पूरी दुनिया इसमें सफर करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु क्या वो इस चीज को पूरा एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने एग्जीक्यूट कर गया तो वो नेपोलियन की तरह, हिटलर की तरह दुनिया की आगे की हिस्ट्री में चले जाएंगे। एग्जीक्यूट करना, और उनकी जो इंटरनल कितना रेजिस्टेंस है आप देखिए, उसने कितने सारे, वो बोलते हैं रेजिम चेंज, रेजिम तो उन्होंने अपने डिफेंस फोर्सेस का खुद का चेंज कर दिया। कितने लोगों ने किसी अमेरिकन आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बीच में हटाना और उसके फेवर में सीडीएस ने इस्तीफा दे दिया। तो इतने बड़ी जो उनकी आर्मी की हायरार्की है, जो डिफेंस फोर्सेस जिन्होंने एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना है इसके काम, उसमें कितना उनका असंतोष है, ये एक बहुत बड़ी कारण होगा अगर इसको कोई रोकेगा तो। दूसरी बात यह है कि जो आज हम 3 दिन पहले से ट्रंप साहब अपना और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने 2 पायलट को लाने के लिए इतना बड़ा हमने एक जबरदस्त रेड की और उसको हम वापस लेके आ गए। आजकल 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कि कई जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि एक पायलट को ले जाने के लिए, अभी चंद्रमौली साहब बताएंगे, उसके लिए C-130 हल्के, जो इतना बड़ा दुनिया का सबसे मिलिट्री का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन होता है, ऐसे 2 प्लेन लेकर के, और कहाँ गए हैं वो? इस्फान इलाके में गए हैं, जहां नतांज है, जहां पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जहां वो यूरेनियम उन्होंने एनरिच यूरेनियम वहां रखा हुआ है। अगर अमेरिकन आर्मी रेड करके उस यूरेनियम को डिस्ट्रॉय कर दे तो ये लड़ाई आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फिर मॉरल विक्ट्री होगी अमेरिकन आर्मी की कि हमने इतना बड़ा रिस्की काम किया। पर जहां उसको रखा हुआ है, जितनी अंडरग्राउंड जितनी डेप्थ है, उस जो बंकर बस्टिंग बॉम्बर है, जो बॉम्ब जो दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्ब है, वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। अगर बिना डिफेंस फोर्सेस को, बिना ट्रूप्स को मूवमेंट किए हुए, अगर वो सिर्फ हवाई हमले से, ड्रोन से, मिसाइल से वो सोचते हैं कि ईरान को पूरे को खत्म कर देंगे, तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर वो डिग्रेड कर देंगे, परंतु उसे वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, तालिबान को उन्होंने मार गिराने के लिए, तालिबान से कोई, उसके कारण ही नाटो फोर्सेज वहां गए, और कितने साल के बाद में फिर तालिबान को फिर से रिजिम दे के वापस चले गए। तो एक एक आदमी को खत्म करना और पूरे के पूरे देश को इस तरह खत्म, तो वो काउंटर ऑफेंसिव होगा, वो तो प्रॉपर अटैक तो ईरान कर नहीं सकती, उनके दम बस में भी नहीं है। पर जिस तरह से वो स्पेसिफिक टारगेट्स को पकड़ रहे हैं, तो आज भी आपने भी सुना होगा कि कितने सारे थे वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे इजराइल को और अमेरिकन ट्रूप्स को, उनको पकड़ करके आज एग्जीक्यूट किया है उन्होंने। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह भी बोला है कि हम हथियार देंगे अंदर ही पब्लिक को रिवोल्ट कराने के लिए, कि वो जो उनके खिलाफ है, विद्रोह के लिए। इस रिजीम के खिलाफ है, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो काबिलियत अमेरिका की जरूर है, पर उस काबिलियत को, जैसे उनके पास तो एटॉमिक पावर भी है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, पर उसको धमकी देकर उसको इस्तेमाल करेगा तो उसका बाद में रिपरकशन क्या होगा, अमेरिका के लिए क्या फ्यूचर होगा, और कितना जबरदस्त उसका खर्चा है उस इतने सारे हथियारों को, इतने सारे एम्यूनिशंस को, इतने सारे मिसाइल्स को अगर उसने झोंक दिया पूरा का पूरा, तो उसको बनाने में कितना खर्चा लगता है। एक एक लाखों का, करोड़ों का एक एक प्रेसिजन एम्यूनिशन आता है। और फिर वो पूरे के पूरे, उनके काफी लंबा चौड़ा इलाका है उनका, उनके जो मिलिट्री के बेसिस थे, डिफेंसेस थे, वो सारे के सारे ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद ने भी बोला है कि उनका जो जो प्लान था, जो ये भी मूवमेंट किया है, ये किसी ने लीक किया है।
और जिस जगह पे उन्होंने लैंड किया है, जो C-130, जो दो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज जहां वो आग लग गए हैं, जो मिट्टी में वो टेक ऑफ नहीं कर सकते थे, उस जगह पे पायलट था ही नहीं। वो इस्फान का जो इलाका स्टेट है, उसमें नतांग के आसपास उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। और इतनी तादाद में कमांडो लेके गए हैं जैसे कि किसी जगह पे रेड करना था और कोई वाइटल टारगेट को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना था। एक पायलट को, दो पायलट को रिट्रीव करने के लिए कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं चला था। इतने लोग आप कमिट करोगे कि सिर्फ 2 आदमी लेके आने हैं, तो स्टिल्थ से चुपचाप से जाकर के उसको वो ला सकते थे, और वो उनका कम्युनिकेशन चल रहा था। तो उस हिसाब से अभी क्या सच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये जी। आज जरा कोई पता चलेगा, क्योंकि वो करेंगे आज अमेरिका। अच्छा, आज ईरान ने एक चीज और बोली है, ईरान ने अपनी सारी ट्रेन्स बंद कर दी है। दूसरी बात, ईरान ने अपील की है पब्लिक को कि जो जो हमारी इंपोर्टेंट इंस्टॉलेशन है वहां भीड़ इकट्ठी कर दो, लाखों में आदमी चले जाओ, मारने दो इनको। तो अगर कितने सारे लोग मारे जाएंगे एक ही रात में, तो उसका वर्ल्ड प्रेशर पड़ेगा। किसी भी सेना अध्यक्ष को, किसी भी देश के अध्यक्ष को, सेना प्रेसिडेंट को, अगर कई लाख आदमी मार दिए जाएंगे, तो उसके बाद में उसका वर्ल्ड का जो ओपिनियन होगा, और वो भी ऐसे इलाके में जहां दुनिया भर का ऑयल की रिसोर्सेज है वो वहीं से आते हैं। तो और दूसरा, जैसे गौरीशंकर जी ने बताया था, ईरान को पता है कि मेन लैंड अमेरिका तक तो वो फायर कर नहीं सकता। तो वो जो इनके जितने अरब कंट्रीज जिसके वो देखभाल, जिसके कस्टोडियन बने हुए, डिफेंस के कस्टोडियन बने हुए थे, उनको वो मार रहा है, और उनको मारता रहेगा। पूरे अमेरिका आकर के, अमेरिकन आर्मी आके उनको नहीं बचाई। और कितना वो एयर से, कितना मिसाइल से, इन चीजों से सिर्फ डिग्रेड कर सकते हो, या एक स्पेसिफिक टारगेट से उनको खत्म कर सकते हो। पूरे के पूरे देश को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। जी, मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास में। मैं चंद्रमौली सर आपका रुख करना चाहूंगा। ऑपरेशन पायलट को बचाने के लिए एक बड़ा मैसेज इन्होंने दिया है। एक मैं चीज यहां देख पा रहा हूं कि अभी जैसे कतर ने भी कहा है कि ये युद्ध लंबा चला तो किसी की भी जीत नहीं होगी और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपनी ओर से कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसमें बातचीत भी अब संभव नहीं है। सिचुएशन बिगड़ती जा रही है निसंदेही। अब आपको क्या लगता है कि ट्रंप अगर अटैक करते हैं, क्योंकि ईरान भी अपनी ओर से है, पिछले मैं 2 दिन से जो देख रहा हूं, ट्रंप जैसे अभी कह रहे हैं गुप्ता सर, बात सर ये मुझे भी लगता है कि ट्रंप की अभी जो चीजें चल रही हैं, उनको किसी न किसी ने सलाह भी दी है कि आप युद्ध के साथ साथ दुनिया के जितने भी शासक हैं उनमें एक आप जोकर की तरह भी पेश कर रहे हैं अपने आप को। कभी कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा सीरियसनेस उनके बयानों में, लेकिन हालांकि अभी भी बयानों में तल्खी और जो बहुत जल्दबाजी है वो है, लेकिन यूएस राष्ट्रपति हैं, उनके कहने में भी बहुत बड़ी ताकत है और लिख करके साइन करके देने में भी बड़ी ताकत है। तो अब लगता क्या है सर आपको, क्योंकि अटैक्स तो दोनों ओर से हैं, अगर ये अटैक करेंगे भी, कोई इस तरह का जो उनका प्लान होगा जो कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो सही कुछ ना कुछ, ट्रंप अब एक मैसेज देने की भी कोशिश करेंगे। अब तक जो ईरान को सपोर्ट मिल रहा था, एक तो नैतिक रूप से दुनिया का सपोर्ट मिल रहा था कि ईरान के साथ में गलत हो रहा है, रसिया और चाइना भी दे रहा था। अगर ये अटैक इस स्तर पे होता है तो क्या वाकई चाइना और रूस भी उस स्थिति में सपोर्ट कर सकते हैं ईरान को? जी हाँ, जय हिंद। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूंगा, जिस जनरल साहब ने कहा था कि जहाँ पे 2 C-130 लैंड किए, वो इस्फहान जो उनका न्यूक्लियर साइट है उसके पास में थे, और पायलट वहां से बहुत दूर था। और पायलट रेस्क्यू करने के लिए इतना बड़ा C-130, ये तो खैर मॉडिफाइड था ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, जिसमें कैनन लगी हुई है। यानी कि जहाज नॉर्मल होता है, उसके सामने कैनन होती है सामने फायर करने के लिए, किसी किसी में पीछे भी लगा देते हैं, इसमें साइड में भी कैनन लगी हुई है। तो ये एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए अच्छा है। पर ये लैंड जहां किया है, आप इमेजिन करो कि आपके घर के अंदर अगर चोर को पता हो कि किस तिजोरी में वो रखा हुआ है, या किस अलमारी में चाबी कहाँ रखी हुई है, तो उसके लिए कितना आसान हो जाता है। इन्होंने पूरा मैप बना के रखा हुआ है कि अगर लैंड करना तो कहाँ करें। वो एयर स्ट्रिप जो बनाई हुई है, वो ईरान यूज करता था, कच्ची एयर स्ट्रिप को, उनके न्यूक्लियर मटेरियल को इधर उधर करने के लिए। वहां पे 2 C-130 लैंड करना विद कमांडो, इनका कोई ताल्लुक नहीं है एक पायलट को बचाना। एक पायलट तो फटाफट निकल गया था, जो वेपन ऑपरेटर था
जहां पकड़ा गया, वो जहां उसको रेस्क्यू किया हुआ, वो वहां से कितने 24 आवर्स चलता वहां पहुंचता, वो वहां मिला आपको। तो ये जो बता रहे जनरल साहब, तो ये बात सही है कि इनका कुछ मंसूबा अलग था कि ये भेज करके अगर इस्फहान में कुछ कर ही दें तो दुनिया में वाह हो जाए कि हमने काम कर दिया, और जल्दी से विड्रॉ भी कर जाएंगे लोग, हमने अपना टारगेट अचीव कर दिया। अब वो हुआ नहीं। और इसकी कई थ्योरीज है कि ये जो जहाज लैंड किया हुआ है, ये आपस में ऑलमोस्ट टकरा गए, क्योंकि अगर ऐसे कोई जहाज लैंड करता है तो एंड और रनवे जाकर के ऐसे टेढ़ा नहीं खड़ा हो जाता है, क्योंकि दूसरा जहाज भी तो लैंड करने वाला है, उनको पता है वहां लैंड करने वाला है, और लैंड कर टकराएगा। तो ये जहाज टेढ़ा खड़ा हुआ था, ये जहाज जाके उसके नजदीक था। तो ट्रम्प साहब कह रहे हमने नजदीक इसलिए खड़े किए इनको कि ताकि इनको आग लगाने के लिए इजी हो जाए, एक में आग लगाएंगे दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये सब बहानेबाजी है। तो ये ईरान ने उनको तोड़ा है, ये इन्होंने खुद ने तोड़ा है, खुद ने आग लगाई, पता नहीं। लेकिन दो जहाज इस्फहान के पास में जाना, ये एक सोचने वाली बात है, वहां क्यों गया। अब दूसरी बात है, पायलट तो रेस्क्यू हो गया और वेपन ऑपरेटर भी रेस्क्यू हो गया। अब जो आप कह रहे हैं कि चाइना और रशिया के बारे में, तो चाइना और रशिया की जो बात कर रहे हैं, वो चाइना और रशिया सपोर्ट क्यों कर रहा है? चाइना को चाहिए पेट्रोलियम, और शुरू से चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है, और ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है, और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि युआन करेंसी के अंदर हम पेट्रोलियम बेचेंगे और चाइना के जहाज जा सकते हैं। तो चाइना इनको सैटेलाइट दे रहा है, और सैटेलाइट से अगर नहीं अगर होता तो इनके कोई मिसाइल नहीं चलते हैं। मिसाइल अपडेट लेता है सैटेलाइट से, और सैटेलाइट का नेटवर्क या तो यूएस के पास में है, या इसराइल के पास अपना खुद का है, रशिया के पास में, चाइना के पास में, इंडिया के पास में है। तो ये चाइना से लेता है, तो फर्स्ट क्लास अपडेट हो रहा है, एक्यूरेटली मार भी कर रहा है अपनी अपनी जगह जाकर के। रूस उनके साथ में जुड़ा हुआ है, उनको सप्लाई करने में दिक्कत नहीं है। मुझे क्या लगता है कि इनके कुछ एडवांस ड्रोन, या कुछ इनके एडवांस्ड मिसाइल, या कुछ इनके एंटी एयरक्राफ्ट शोल्डर फाइट मिसाइल, हमारे पास में इगला होते थे, इगला, वो पुराने जमाने के, अभी तो लेटेस्ट आ गए हैं। अब क्या होता है कि हर जहाज के पीछे जेट प्लूम तो निकलता है, यानी कि इंफ्रारेड एनर्जी पैदा करता है उस गर्मी से, उसमें मारने की इजी हो गया। तो पहले तो अमेरिका सोचता था, इजराइल सोचता था, लोग ऊपर घूम लो, हमारे एयर सुप्रीमेसी हमारी है, ये तो उड़ नहीं सकता है। तो जहाज टू जहाज कॉम्बैट नहीं हो सकता था, और F-35 दिखता नहीं है, इसलिए उसको रडार से मार नहीं सकते हैं। तो इन्होंने शोल्डर फायर, आप देखो जितनी भी वीडियोस आ रहे हैं, इन्होंने शोल्डर फायर, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो F-15 के बारे में कहते हैं, चाहे वो F-35 पिछली बार जो था वो शोल्डर फायर था कि कौन सा था, लेकिन उस जेट प्लूम को ले रहे हैं। ये रशियन टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्यों कि खुद तो ये बनाया नहीं होगा, और आफ्टर अबाउट 30 डेज ऑफ वॉर ये चीज दिखनी शुरू हुई है, 25 डेज के बाद दिखनी शुरू हुई है कि जहाज को भी तोड़ रहे हैं। ये हो सकता है रशिया की तरफ से सप्लाई वहां से आ रहा है, क्योंकि रशिया के साथ ज्वाइन है वो, तो अपना काम कर सकता है ये। तो आप जो बता रहे हो कि चाइना और रशिया का सपोर्ट पहले से था, अब थोड़ा बढ़ रहा है, और यही दो देश हैं जो खुल के कह रहे हैं कि ईरान की आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और मैं आपको और बताऊं कि जिस तरह से ट्रम्प साहब कह रहे हैं, मैं एनिहिलेट कर दूंगा उसको, स्टोन जो पहुंचा दूंगा ईरान को, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे क्या करोगे? आपका एम क्या एनिहिलेट करना है? सिविलियंस को मारोगे आप, बच्चों को मारोगे आप, मतलब क्या करोगे? मैं ये तोड़ दूंगा, मैं वो तोड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, क्या है आपका एम? में न्यूक्लियर बनाना तो न्यूक्लियर तोड़ो, उसको तोड़ने से क्या? ब्रिज तोड़ दूंगा, वो इजराइल का रेलवे स्टेशन तोड़ दूंगा, इसलिए वो कह रहे रेलवे से लाइन से हट जाओ। ये क्या है? मतलब इनकी दादागिरी है। चलो उसको परेशान करो, परेशान करने से जो घायल सांप होता है, तो वो कॉर्नर में बिल्ली होती है, वो अटैक करती, चाहे कितने बड़ा वो हो। ये अभी अटैक मोड में है, शिया है, इनको अगर पीछे करोगे तो क्या अच्छा ये बात है? तो हर इनकी लेडीज लड़ने को तैयार हो गई, इनके बच्चे कह रहे हैं कि हमको बच्चों को भर्ती कर लो, ये 12 साल का है लेकिन लड़ाई करेगा। इस तरह के उन पे जोश पैदा हो रखा है। तो मेरा ये कहना है कि ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट गलत है। वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं वो साथ मिलकर उसको बोले कि आपकी लड़ाई, और ये यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है कि आप मिलिट्री से मिलिट्री लड़ाई करो, पॉलिटिकल लड़ाई करो, पर आप मिलिट्री से पॉलिटिकल और देश के जनता को आप तबाह नहीं कर सकते हो, और ये तबाह करने की बात करें, विच इज रॉन्ग। बिल्कुल आपके पास में मैं वापस लौट रहा हूँ, एक मिनट के लिए आना चाहूंगा वापस। सर गुप्ता सर, आपके पास में आना चाहूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि कुछ भी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा सकते हैं, जैसे खाद्य द्वीप को लेकर के वो कह रहे थे अभी उस पे आइलैंड पे क्या, क्योंकि वहां बहुत बड़ा एक भंडार, और ये भी कहा जाता है ईरान के लिए वो काफी एक इकोनॉमिक पॉइंट भी रहा। खैर, अभी अगर ऐसी कोई पोजीशन बनती है तो चाइना और रसिया क्या वाकई खुलकर के टारगेट्स जो उनके अपने हैं, जहां पे ये कहा जा सकता है कि हम यहाँ पे अभी जैसे यूक्रेन पे ज्यादा टारगेट है, यूक्रेन में हालांकि अब यूएस ने हाथ खींच रहे, वो कह रहे हैं कि यूरोपियन जाने और यूक्रेन जाने,
वो थोड़ा सा पीछे हट रहा है वहां से। दूसरी तरफ क्या ताइवान को भी अब चाइना उस रेंज में ले सकता है अटैक की, या कुछ इस तरह की पोजीशन बन सकती है अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो प्रेशर के लिए? योगेंद्र जी, मेरे को नहीं लगता कि चाइना जो है वो ताइवान पे हमला करेगा। वो इस हमले से सीखेगा और वो पीसफुल रीयूनियन के लिए ही कोशिश करेगा। वैसे भी मेरा मानना यह है कि चाइना धमकियां ज्यादा देता है, एक्शन जो है उसका लॉन्ग टर्म धीरे धीरे होता है, और वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। जहां तक रसिया का प्रश्न है, रसिया डेफिनेटली टेक्निकल हेल्प दे रहा है, सैटेलाइट हेल्प भी दे रहा है ईरान को। और हो सकता है कि कुछ स्मॉल आर्म्स जैसे बताएं शोल्डर फायर्ड जो मिसाइल्स हैं, वो हो सकता है उन्होंने उनको देना शुरू किया हो, ये संभव है। क्योंकि काजिकामी जो ड्रोन है वो भी ईरान ने रसिया को काफी अरसे तक सप्लाई किए हैं यूक्रेन वार में, और उन्होंने उनकी मिसाइल्स को भी यूज किया है, तो नेचुरली रसिया उनका हेल्प कर रहा होगा। अब ये प्रश्न जहां तक आता है कि सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया जाए या नहीं, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ट्रम्प के पास और कोई ऑप्शन बचा है अभी। जिस हिसाब से वो अपनी ईगो को लेकर के वो चाह रहे हैं कि ईरान पूरी डिमांड्स को माने और सरेंडर करे, तो और क्या क्या ऑप्शन है उनके पास? वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे हमला वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो जो है हो सकता है कि तबाही बहुत जबरदस्त हो जाए, क्योंकि वो रेडिएशन जो लीक होता है वो बहुत भयंकर होता है उनसे। तो उनके ऊपर वो हमला कर नहीं सकते। उनकी आर्म फोर्सेज पे काफी हमला कर चुके हैं, इनके जी आईआरजीसी पे भी काफी हमला कर चुके हैं ये। तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही बचा है जिसके ऊपर वो कर सकते हैं। तो ये जो है वो करेंगे, और प्रेशर के इससे लिए, तबाही क्योंकि होगी, उसी दोनों की। तरफ ही जी होगी, और बहुत जी। गलत होगा, हाँ ब्लडी वार होगा और अनफॉर्चुनेट होगा, और दुनिया की समस्याएं बढ़ेंगी। बिल्कुल, क्योंकि जो टारगेट देखिए, कहीं पे भी कोई लड़ाई होती है उसका कोई मकसद होता है कि हमें ये अचीव करना है और हमारा मकसद यही है। लेकिन ये एक अंधा युद्ध कहा जा सकता है इसे, कि क्या कुछ मकसद रहा नहीं रहा। बहुत सारी रिपोर्ट्स ने भी कहा कि उनके पास में इस तरह के कोई वेपन्स नहीं है जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो। तो मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा सर, जिस तरह की सिचुएशन अगर बनती है सिविलियंस को और उनकी ब्रिजेज को, ट्रेन्स को, मॉल्स को, अगर इनको अटैक करते हैं और वहां पे तबाही मचाई जाएगी, तो क्या लगता है आपको कि पहले की कुछ इस तरह की हिस्ट्री को हम कहीं पे इसमें कोट कर सकते हैं कि इसका अंजाम ये होता है और इसके परिणाम करने वाले को भी भुगतने पड़ते हैं, लंबे अरसे तक इन चीजों को रखा जाता है? हाँ योगेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे चंद्रमौली साहब ने भी बताया, यूएन के भी चार्टर और जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से भी आप सिविलियन टारगेट्स के ऊपर नहीं टारगेट कर सकते। आप आर्मी टू आर्मी जी लड़ाइए, हाँ। और जिस सिविलियन को, जिस आवाम के, ईरान के आवाम को ट्रम्प साहब अपील कर रहे हैं कि आप खड़े होकर के इनके खिलाफ आर्म्स ले लीजिए, अगर उन्हीं को मारना शुरू कर दिया तो वो तो ईरान की यूनिटी को बढ़ावा देंगे। जो भी लोग बचेंगे वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि किसी का अगर सिविलियन को मारेंगे, उनके पावर पॉइंट्स को, प्लांट्स को मारेंगे, जैसे अभी उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। कल बुशार जो उनका पहला सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पे उन्होंने हमला किया है, और आईएईए ने बोला भी है कि उसमें हमला करने से अगर वह चलेगा रेडिएशन, तो ये आने वाले जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। परंतु और पूरी की पूरी दुनिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जिस तरह से अमेरिकन आर्मी के टॉप हायरार्की को उन्होंने हटाया है, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो ट्रम्प साहब चाह रहे हैं, जो उन्होंने करने से मना कर दिया होगा, या उन्होंने जी अपने इंटरनल चीज बोली के। पर जैसे गौरी शंकर जी ने बताया है कि जो राजा है, जिसके दिमाग का आज के दिन उनके हाथ में चाबी है, वो जो ऑर्डर करेंगे वो चलेगा। उसका रिपरकशन बाद में क्या होगा, अमेरिका कितना सफर करेगा, वो अलग बात है। जी परंतु जिस तरह बिल्कुल। से इस लड़ाई में वो धमकी देते रहे हैं और टारगेट को आगे बढ़ाते रहे हैं, और ऐसे समय में सिर्फ, जैसे मैं थोड़ी देर और बात करना चाहूंगा, जो इस्फान पे अभी हम बात कर रहे थे, जो दो बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन उतारे, कमांडोज उतारे, वो आजकल आ रहा है कि इट इज ए फेल्ड ऑपरेशन। कि उन्होंने कोशिश की है कि उस में जाकर के, नतांज के अंदर जाकर के उतर के और यूरेनियम उस को ला यूरेनियम सके। को ले करके चले जाए। और बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने लैंडिंग करने से पहले उसके आसपास के इलाकों को, जो सड़कें थी, सबको बर्बाद कर दिया।
उनको पता था कि जहां उतरोगे तो ईरान के ग्राउंड फोर्सेज आपके पास नजदीक आने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं आ सका 1-1.5-2 घंटे तक, क्योंकि सब कुछ तोड़ दिया था। पर वहां तो यहाँ खुद पे ही ये उस माना जा इलाके सकता है कि उस पायलट की किस्मत अच्छी थी कि इनका ये ऑपरेशन तो फेल, लेकिन वो बच करके आ गया और उसी के जगह ये मान लिया कि देखिए एक पायलट को बचाने के लिए भी किस पोजीशन में जाता है हाँ वो उन्होंने कर दिया। अमेरिका। पायलट को तो बचाना ही था, पायलट को बचा रहे थे, पर पायलट कितने दूर था? पायलट तो कहीं इराक बॉर्डर के पास मिला है और वहां उसकी लोकेशन थी। जैसा कि चंद्रमौली साहब ने बताया कितने दूर थे वहां, और ऐसी जगह जी पे इतने बड़े कमांडो जी फोर्स, इतने बड़े हवाई जहाज को जो स्टिल से नहीं है, उनकी तो दूर से आवाज पता चल जाएगी। और चलिए सर, ऐसे वाले हैं तो समय कम है सर। मैं एक बात चंद्रमौली सर के पास में जाना चाहूंगा, हालांकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। जब हम चर्चा करें उसी दौरान ईरानी मीडिया ने कहा है कि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और ईरान हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। दूसरी तरफ कतर ने कहा है कि लंबा युद्ध चलता है तो किसी का भला होने वाला नहीं, कोई नहीं इसमें जीतेगा, इसको खत्म किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अभी ट्रंप का लेटेस्ट बयान आया है कि हम नाटो की समीक्षा करेंगे और 1 लाख जो सैनिक हैं यूरोप में उन्हें वापस बुलाया जाएगा, अरबों डॉलर अब हम खर्च नहीं करेंगे। तो चलिए मैं सर लास्ट में 30 सेकंड में सर प्लीज अपनी बात कहिएगा कि अब क्या लगता है सर आपको कि ये सिचुएशन कुछ बन सकती है या फिर ट्रंप पे कहीं इस पे सोच सकते हैं, क्योंकि तल्ख बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो ऐसे मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन ये रास्ता डाइवर्ट हो सकता है, इस बीच भी कहीं कोई वार्ताकार आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, आगे नहीं बढ़ सकता है। ट्रम्प के 50,000 सैनिक, जिसमें से कम 3 से 4 हजार सुपीरियर कमांडो जैसे नेवी सील्स वगैरह होते हैं, वो वहां पे तैयार बैठे हुए हैं। अब एक बार इज्जत का सवाल है, वो अमेरिका से चले। आप देखो C-17 वहां से रवाना हुए थे, परसों की बात है। वो रडार में रीच 17, रीच 1, 2, रीच 1, रीच 3 करके 17 जहाज थे। C-17 250 वो लेके जाते हैं पैराडूट। वो वहां से रवाना हुए थे वेस्टर्न कोस्ट के US से। तो परसों इसे इतना एंटर कर दिया, अब वो वापस पीछे हटेगा नहीं। वो कुछ ना कुछ करामात ऐसी करेगा जिससे वो सोचता है कि ईरान डूब जाएगा और ईरान छोड़ देगा हथकंडे अपने करने, लेकिन ईरान सोचता है तुम आओ मैं तुमको मारूंगा। ये ब्लडी युद्ध होने वाला है। इस ब्लडी युद्ध में काफी खतरे हैं इनके दोनों तरफ से। ईरान को भी खतरा, क्योंकि उसके पहले वो पूरे एरिया को तहस नहस करके फिर लैंड करेगा वहां पे, जिस तरह से अभी चलिए सर, मैं माफी चाहूंगा सर, रोड तोड़ दी थी, है ना। सर तो ये मैं होगा रोकना चाहूंगा सर, लेकिन मैं रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, माफी, क्योंकि इस वक्त समय हो चुका है कि ट्रंप ने कहा है कि ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करना। तो चलिए खैर, अब ट्रंप के इस कदम का सबको इंतजार है कि आखिर करेंगे क्या, लेकिन ईश्वर सबकी रक्षा करे, लेकिन सद्बुद्धि भी दे, क्योंकि ये महाभारत के वक्त भी अक्सर लोग कहा करते थे कि कोई भी हो लेकिन ईश्वर ही सद्बुद्धि देगा तो ही सब कुछ चीजें हो सकती हैं। क्योंकि ऐसी पोजीशन में ये युद्ध चला गया है कि इसके खामियाजा कई मुल्कों को भुगतने पड़ेंगे और ये लंबे समय तक भुगतने पड़ेंगे। अगर जो तल्खी उनके बयानों में दिख रही है और जो स्थिति का एक एहसास हो रहा है, तो लगता है कि यहाँ अगर ईश्वरी को मदद करे तो करे, बाकी तो कहा जाता है कि एक बार कमान से तीर निकल जाता है तो वापस नहीं लौटता है। खैर चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।